अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ आने वाले एक के बाद एक सख्त फैसलों के बाद मुल्क की सियासत में मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों ही की बहस काफी तेज हो गई है, क्योंकि इमरान खान तो अपने खिलाफ आने वाले फैसलों से सख्त मायूस और नाराज हैं और जवाबी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का मिशन दे दिया है। ताहम अभी भी मामलात को संभालने और दर्जा हरारत नीचे रखने की अपीलें और आवाजें सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ही के प्लेटफॉर्म से जहां मुज़ाहमत और जारहियत का अज़्म किया गया, वहां साथ ही मुज़ाकरात और बातचीत का दरवाजा खोलने और मुआफ़ी तलाफी का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने मुआफ़ी तलाफी करके नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुफाहमती अमल शुरू करवाने का मुतालबा किया था। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियाँ नवाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, जमात इस्लामी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेहरबानी बैठे आप हमारी राबरी करें। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली और मौक़िफ़ से मुतालिक तजाद का शिकार दिखती है, कुछ ऐसा ही हाल हुकूमती कैंप में भी दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अहम मौक़िफ़ सामने आया, जिन्होंने कौमी डायलॉग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसी एक शख्स या गिरोह के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के मजमूई इस्तेहकाम के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। हमें अपने आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है जो शायद हमारे इस्लाफ कोशिश के बावजूद हमें ना दे पाए थे। हम गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI से मुज़ाकरात शुरू करने की कड़ी शराइत रख दी और कहा कि मनफी बयानियां बनाने वाले पहले माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात की बात करें। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं। चले डिसोन कर देना, लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयानात लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे, जिनके जज्बात को रोज मजबूर करते हैं। कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। इस तनाजुर में अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय ना पाए तो क्या एक बार फिर मुज़ाहमत और जारहियत का आगाज होगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक बार फिर संगीन खतरात से दो चार हो जाएगा? इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि किस तरफ फिर मुल्की सियासी हालात जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरफ तो कहा जा रहा है इमरान खान ने जेल से पैगाम दे दिया है वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को कि वो सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। ताहम दूसरी जानिब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, सुहेल अफरीदी सारा मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ डाल देते हैं कि जब वो कॉल देंगे महमूद अचकज़ई साहब तो तहरीक इंसाफ तैयार होगी, हम आपके पीछे चलने को तैयार होंगे। तो ये क्या मामला चल रहा है? तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत करेगी या ये मामला सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कंधों पर ही रखा जाएगा? वो तो फिलहाल मुफाहमत की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। जहाँ तक खान के जो ऐलान का ताल्लुक है, उन्होंने तो बड़े दो टोक हुआ के अल्फाज में सुहेल अफरीदी को पैगाम दिए कि आपने निकलना है। अब PTI में ये जब इनको मुकर्रर किया गया था तो ये इस कमिटमेंट पे थी कि 24 नवंबर पे वो काफिले जो हैं इस्लामाबाद लाएगा, और 26 नवंबर का वादा पूरा नहीं हुआ। इसके बाद एक नई इख्तिरा ईजाद की गई कि जनाब गेन समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और हसन सरदार के पास जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं सलमान अकबर राजा साहब ऐलान करेंगे, जुनैद अकबर खान ऐलान करेंगे, फिर कहते हैं अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब करेंगे, फिर कहते हैं जी अचकज़ई साहब बात करेंगे। अचकज़ई साहब ने तो उस दिन पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में दो टोक अल्फाज में कहा कि एहतजाज जो हैं वो बच्चों को मरवाना है और मैं बच्चों को नहीं मरवा सकता हूँ।
तो लिहाजा उसने खुल के जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, मुझसे पूछे बगैर मुझे क्यों पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में। और उन्होंने कहा जब तक मेरी खान से मुलाकात नहीं होती है, हमारे मामलात तय नहीं पाते हैं, तब तक मेरी तरफ से किसी लेवल का कोई इंतजार ना करे। ये बातें मखफी रख रहे हैं। दूसरी तरफ वर्कर जो हैं और खान, वो अब उनका इंतजार का लेवल जो है ना वो एग्जॉस्ट करता जा रहा है। सुहेल अफरीदी साहब को ये अंदाजा है कि पार्टी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, पार्टी में जो इंतजामी तौर पर और एज ए पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली ये इसकी अभी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई है। एहतजाज के लिए बहुत सारे काम पहले करने होते हैं और आम आदमी को बावर कराना होता है कि उनका निकलना क्यों जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी फिल वक्त इमीडिएटली एक लाए अमल दे कि 10 लेकिन आप खुद 20 तो कह एक रहे हैं कि महीने के लोग बाद लोग निकलने के लिए तैयार हैं, आपके कारकुनान, आपकी जो यूथ है वो निकलने के लिए तैयार है। तो ये जो सुहेल अफरीदी की तरफ से कॉल का ना देना या इसमें अवॉइड करना, आप कह रहे हैं कि ये उनका अपना फैसला है या वो तंजीमी मामला या तैयारी ना होना उसकी वजह आप बयान कर रहे हैं? क्या, देखिए क्योंकि अब यूथ दो मुख्तलिफ तैयार बातें हैं, कर रहे हैं आप। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ यूथ भी तैयार हैं, लोग निकलना भी चाहते हैं, लेकिन एहतजाज के लिए जो तैयारी दरकार है मौजूदा ज़मीनी अकाई को देखते हुए, जो एहतजाज पाकिस्तान में जिस तरह ट्रीट होता है, अगर आप 50,000 1 लाख लोगों को लाते हैं तो उनका हशर साबिका से भी बुरा होगा। अगर आप 4 से 5 लाख लोग निकाल लाते हैं तो फिर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। 4 से 5 लाख लोग निकालने के लिए एक लाए अमल मुरतब करना लेकिन तो होगा पूरे पाकिस्तान। 4-5 लाख लोग जो है वो सिर्फ केपी से निकलने से ही तो तब्दीली नहीं आएगी। वो तो पंजाब में भी लोग आपको निकालने पड़ेंगे। पंजाब में तो फिलहाल कोई निकलने को तैयार नजर नहीं आ रहा। पिछले भी जितनी भी कॉल दी गई हैं पंजाब से तो लोग नहीं आ सके इस्लामाबाद की किसी की तरफ आने वाली किसी भी कॉल में। हमराबाद साहब, एक एक हलके में 5-5 लाख वोट पड़े हैं पीटीआई को। मेरे अपने जिले की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। 5 लाख लोग कोई इतने नामुमकिन तो नहीं है कि 5 लाख लोग नहीं मगर निकाले साहब, जा लोग सकते, वोट तो लेकिन दे पांच देते लाख हैं, लोग वोट तो डाल देते हैं, लेकिन डंडे खाने के लिए हर कोई सड़कों पर नहीं आता। देखिए ये डिपेंड करता है ना कि आप लोगों को कायल किस तरह करते हैं। गीर में हमारा जलसा था 9 मई के बाद, 1.5 से 2 लाख लोग आए थे। कसूर में 1.5 लाख लोग निकले थे। कराची में 2 लाख लगभग लोग मेरे साथ निकले थे। ये 9 मई के बाद की। अगर आप लोगों को निकालने का हुनर जानते हैं, आप लोगों को कायल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं, और लोग ज़हनी तौर पर कायल हो जाते हैं, तो एक अज़्दहाम आता है। ये नहीं मगर हो साहब, सकता है कि खान आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज भी तो कल की सजाओं के ऊपर जो है वो कॉल दी गई थी कि लोग एहतजाज करें। कितने लोग निकले केपी में आज एहतजाज करने के लिए सजाओं के खिलाफ? देखिए ये पार्टी जब तक मुनकसिम रहेगी, जब तक पार्टी में ग्रुपबंदियां रहेगी, जब तक पार्टी में लीडरशिप जो है वो एतमाद से महरूम रखी जाएगी, और जब तक पार्टी मुतहिद नहीं होगी और पार्टी अपना ढांचा दुरुस्त नहीं करेगी, ये भूल जाए कि ये 1 लाख लोग भी निकाल सकते हैं। पहले ये लवाजिमात पूरे करने होंगे। जब आपने तमाम लीडरशिप को यकजा करके आपने इनको बिठाना है कौम के सामने, और उन्होंने अल्फ उठाना है कि कुछ भी पेश आ जाए हम वर्कर के साथ रहेंगे। जब लोगों का ये यकीन होगा कि लीडरशिप भागेगी नहीं, लीडरशिप मौजूद रहेगी। यहाँ पर तो आप माजी के एहतजाज देख लें, सही। जो चैनलों पे आके आपस में गुफ्तगू करते हैं, इनमें से कोई हजरत कभी हमारे एहतजाजों में आया ही नहीं है। सिर्फ स्टूडियो की हद तक जो है वो कलाबे और बुलंद बांग दावे करते हैं। तो मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूं कि पार्टी को पहले अपनी सलाहियत को जो है निकारना होगा, सही। प्रमोट करना होगा। 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक पार्टी बहुत सारे नुकसान उठा चुकी मरवत है। साहब, तंजीमी तौर ये पर बताएं कि अब तो आपने कहा ना वो कलीमुल्ला वाली बात चल रही है। अब तो मामला ये है कि खान साहब ने कहा सुहेल अफरीदी से कि आप बंदे निकाले सड़कों पर आए। सुहेल अफरीदी ने मामला सारा डाल दिया महमूद अचकजई साहब के ऊपर कि वो कॉल देंगे तो फिर हम निकलेंगे उनके पीछे। महमूद अचकजई साहब ने तो सारा मामला मियां नवाज शरीफ पर डाल दिया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सबको बिठाएं, मुफाहमत करें, मौलाना फजल रहमान पर डाल दिया है। ये तो मामला चलते चलते सारा मामला उन मियां नवाज शरीफ पे आ गया कि जिन पे तरीके साफ, जिनके खिलाफ आज तक कैंपेन करती रही है, जिनके खिलाफ तरीके साफ आज तक बयान देती रही है, सारा मामला उन पे आ गया। फिर तो आपको सलाह कर ही लेनी चाहिए। फिर इंतहाई नागुफ्ता हालत है, फिर भी पीटीआई को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। माजी में 3 दफा इन्हीं एहतजाजों की तफील तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने खान की रिहाई के लिए हमारे साथ गुफ्तगू सुनीत की। हमारी सेटलमेंट होते होते रह गई, और वो भी हमारा अपना तकब्बुर था। तो लिहाजा जिस दिन पार्टी 1 लाख से ज्यादा लोग, यानी
अगर इन्होंने हर हालत में ये कंफर्म करना है कि खान को निकालना है, तो कम से कम 3 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में होने चाहिए। ये 3 लाख लोग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि पार्टी अपनी अपने सफे तो दुरुस्त कर ले। यहाँ पे तो कभी एक बेन बजा रहा है, कभी अली मखानम जो है किसी को उखाड़ रही है, कभी सलमान अकम राजा जो है दूसरी बांसुरी बजा रहा होता है। अभी तक तो ये अपने मफादात और अपने मकासद से निकले नहीं है। पार्टी के अंदर एक मायूसी की कैफियत है। जब तक ये तमाम ये चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, 4 काम कर ले पीटीआई, तो खान बाहर आ सकता है। नंबर 1, पार्टी जो है तमाम लीडरशिप सफाना हो। नंबर 2, पार्टी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना ले, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन करें, फिर सोशल मीडिया पे मोटिवेशन करें। हर आदमी जो है ये समझ ले कि हमने पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, सही है। अदलिया की आज़ादी के लिए, जिन हालात से पाकिस्तान अरबकनार हो चुका है, इसको इस दलदल से निकालने के लिए हमने जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों, खवातीन सबको निकालना है। ये मुमकिन है। ये बताइएगा कि अब ऐसे में तो जिस तरह से सजाएं हो रही हैं एक के बाद एक, वो बड़ी तेजी दिखाई दे रही है सजाओं के अंदर। अब तो जो क़यादत आपकी लाहौर कोट लखपत जेल के अंदर थी, उसे भी रियलाइज हो गया है कि लड़कर मुजामत करके मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि मुफाहमत में ही इन तमाम मसाइल की कुंजी है। वहां से भी जो खत सामने आया 2 रोज पहले, वो भी कह रहे हैं कि मुफाहमत करनी चाहिए। तो ये मुफाहमत वाला तरीका ही आप समझते हैं कि बेहतरीन रास्ता है, या मुजामत करके ही मसाइल हल हो सकते हैं? जी जी। पाकिस्तान में अगर ये लोग नाकाम हो जाते हैं जिनको ड्यूटियां खान दे रहा है, मेरा ख्याल है मार्च के बाद फिर एक मौका मैं लूंगा खान से, और फिर ये अगर तमाम लोग नाकाम होते हैं, फिर मैं करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तानियों को किस तरह निकाला जाता है। लेकिन अभी नहीं, मैं नहीं इनके किसी एहतजाज में शामिल हूंगा, न मैं इनके एहतजाज की कामयाबी के लिए कोई कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि इन सब ने गुज़िश्ता पौने 2 साल से खान को एक एक करके हर उस साथी को खान से दूर किया जो खान के लिए लोगों को उठा सकता हो। मार्च तक मैं इंतजार करूंगा, और जब ये मैं दिखा दूंगा कि ये सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, वैसे ही इसके बाद जो है, मार्च के बाद वो कहते हैं ना, ये गज और ये मैदान, तो इंशाल्लाह दिखाएंगे कि पाकिस्तानी किस तरह निकलते हैं। तो मरोज साहब, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि पार्टी के मसाइल बढ़ चुके होंगे, जिस तरह जिस रफ्तार से सजाएं हो रही हैं एक के बाद एक। ये अगले ही महीने में जो है, जनवरी में ही जो है, 9 मई में GHQ हमला केस वाला केस भी जो है वो भी निमट जाएगा, उसमें खान साहब जो हैं वो भी नॉमिनेटेड हैं। ये तो सजाएं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होंगी तब तक। आप नहीं समझते कि तब तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुलों के नीचे से पानी बह चुका ये होगा? बह चुका हो, लेकिन अपने पैरों पे तो पीटीआई ने खुद कुल्हाड़ी मारी है। हम्म। क्या पड़ी थी हर एक को निकालने की, क्या पड़ी थी हर एक को गालियों गलौज करने की? इनसे नहीं हो सकता था, मुझे पता था। और इसी वजह से तो मैं आज तक ये कह रहा हूं ना कि आए। अब आपके पास पार्टी भी है, आपके पास हुकूमती भी है, आपके पास खान का नाम भी है, आपके पास वही काज है, लेकिन निकाल करके तो दिखाएं। पार्टी में जो गालिब अक्सरियत है वो तो किसी किस्म की मुजामत के हक में नहीं है। गालिब अक्सरियत तो पार्टी की जो है वो मुफाहमत चाहती है। वो कोट लखपत जेल के अंदर क़यादत हो, या पाकिस्तान के अंदर बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी क़यादत हो, या महमूद अचकज़ई साहब हो जिनकी तरफ सारा मामला डाला जा रहा है, वो भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं। पार्टी के साबिक कई रहनुमा जो हैं वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी हो गए, बाकी लोग हो गए। अब तो नून लीग के अंदर से भी बात हो रही है। आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि एक कौमी डायलॉग होना चाहिए, जिसमें बातचीत हो, बैठ के डायलॉग हो, डायलॉग की जरूरत पे वो भी जोर दे रहे हैं। तो ये मामला तो बज़ाहिर जो है वो मुफाहमत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुजामत तो कहीं नजर नहीं आ रही फिलहाल। कोई मफाहमत मफाहमत जब पार्टी मफाहमत के लिए किसी डील के, किसी नेगोशिएशन के काबिल होगी, तो कोई मफाहमत करेगा। ये मफाहमत के नाम पे बगले बजाते रहे, हालात जू के तू रहेंगे। खान ने नहीं निकलना है और पार्टी मजीद कमजोर से कमजोर तरफ होगी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP गवर्नमेंट है, वो आप समझ रहे हैं कि अब वो चलेगी, उसको कोई खतरा नहीं है? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब तो अब को एग्जिस्ट करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हो चुके हैं, वो ताउन भी कर रहे हैं कई मामलात के अंदर। मेरा ख्याल है कर रहे हैं, लेकिन खान के हुक्म से भी जो है वो सरकूबी नहीं कर सकते हैं। अब खान ने अगर उनको कहा है कि निकालो लोगों को, तो निकालने के चक्कर में शायद वो अपनी हुकूमत ही गंवा बैठेगा। तो सुहेल अफरीदी के लिए तो फिर ये दो धारी तलवार है। अगर वो निकालते हैं लोग तो फिर भी उन्हें खतरा है हुकूमत को। अगर लोगों को नहीं निकालते, उस तरफ नहीं जाते, तो फिर उनकी हुकूमत जिस बलबूते पे, जिस बेसिस पे उन्हें लाया गया था खान साहब की तरफ से कि वो इस्लामाबाद आएंगे, मार्च करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, फिर उनकी अपनी हुकूमत उस सूरत में भी खतरे में है। उनके लिए तो बड़ी कैच 22 सिचुएशन बन चुकी है।
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पीटीआई तब एहतजाज के लिए निकले जब ये इनकी तैयारी मुकम्मल हो और ये तमाम किश्तियां जला सकने के काबिल हो, फिर एहतजाज कामयाब होगा। लेकिन अगर इनका लालच रहेगा कि हमने हुकूमत भी करनी है और हमने वापस घरों को भी जाना है, तमाम किश्तें जलाने का मतलब ये है कि सिर्फ एहतजाज, और एहतजाज तभी हो सकेगा जब तैयारी मुकम्मल हो। बगैर तैयारी के खान के हुक्म में जल्दी में एहतजाज के लिए निकलना, ये बड़ा तबाकुन होगा। केपी की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेंगे। तो मरवत साहब ये बताएं कि बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है वो आपको लग रहा है कि इंटैक्ट रहेगी आने वाले दिनों में, जिस तरह से देख रहे हैं कि सख्ती बढ़ती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? देखिए, अगर केपी की हुकूमत पे वार किया जाता है तो फिर मरकज में पार्लिमानी पार्टी भी महफूज नहीं रहेगी। कितने लोग आप देख रहे हैं कि वो टूट सकते हैं पार्टी से, जिनका आपको इल्म है? मेरा ख्याल है कम ही लोग रह जाएंगे, 9 मई की सूरत याद होगी। ये बताएं मरवत साहब के पार्टी के मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी तब्दीली के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं आजकल। आपको लग रहा है कि गौहर साहब की भी छुट्टी होने वाली है, उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है? अगर बैरिस्टर गौहर को हटाया गया और किसी और को मुसल्लत कर दिया गया तो मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे लोग अलालेलान मुखालिफत में सामने आएंगे। अच्छा, तो ये कितने लोग हैं आपकी तरह के जो खुलकर मुखालफत में आएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर भी? आप कह रहे हैं कि फूट पड़ेगी इससे कोई? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि हम इन साजिशों को समझ रहे हैं। पार्टी में कोई ऐसा शख्स कबूल नहीं है जो खान की रिहाई में मुमिद व मुआविन हो। यही नजर आता है पार्टी को जो है डबोने के चक्कर में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन नलीमा खान साहबा तो बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर भी अदम एतमाद कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी मुतमईन नहीं है। परफॉर्मेंस तो उसकी परफॉर्मेंस पे तो सवाल इसलिए नहीं उठता है कि उसको काम करने किसने दिया है। सारे फैसले तो अडियाला से आते हैं। कभी आज तक आपने सुना है कि बैरिस्टर गौहर ने कोई फैसला किया है? पार्लिमानी कमेटी ने कोई फैसला किया है? केपी हुकूमत ने कोई फैसला किया है? वहां से बीन बजाई जा रही होती है और यहाँ पे जो है बीन सुन के लोग जो हैं फिर वो बीन पे की राग पे लग जाते हैं। तो फिलहाल मरवत साहब, कल एक जो सजा हुई है खान साहब को 17 साल की, आगे मजीद सजाएं भी बताया जा रहा है, मजीद केसेस भी आगे आने हैं, उनके फैसले भी आने हैं। तो खान साहब की फिर आप कितने अरसे तक के लिए खान साहब को जेल में ही देख रहे हैं? मैं नजर नहीं आ रहा है मुझे कि मार तक ये कुछ कर पाएंगे। अच्छा, सही है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू सुनी रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक भरपूर मुज़ाहमत नहीं कर पाती तो उसकी मुश्किलात जो हैं वो आने वाले चंद महीनों में मजीद बढ़ती चली जाएंगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे PIA की कि जिसकी निजकारी के लिए बोली का अमल 23 दिसंबर को होने जा रहा है। पहले 3 कोशिशें नाकाम हुई, वो क्यों नाकाम हुई और अब कामयाबी के बारे से हुकूमत को कितनी उम्मीद है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। कर्जों में डूबी, मुसलसल खसारे, बदइंतजामी और ऑपरेशनल पाबंदियों का सामना करने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की काया पलटने जा रही है। IMF के दबाव के तहत ही सही, मगर हुकूमत ने बिलाखिर उस फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है जिसके तहत PIA के 75% हिस्से फरोख्त किए जा रहे हैं और 23 दिसंबर को बोली का मरहला इस अमल का नुक्ता आगाज होगा। वादे रहे कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पाकिस्तान के $7 अरब के IMF बेल आउट पैकेज की एक बुनियादी शर्त है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी की यह दूसरी कोशिश है, जबकि मजमूई तौर पर यह तीसरी कोशिश होगी। इससे कबल अक्टूबर 2024 में सिर्फ एक बोली दहिंदा ने सिर्फ 10 अरब में पूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि PIA की बोली का अमल TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक निजकारी कमीशन बोर्ड ने 4 बोली दहिंदगान को प्री क्वालिफाई किया था, जिनमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, लकी सीमेंट की क़यादत में कंसोर्शियम जिसमें हब पावर होल्डिंग्स, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स शामिल हैं, और आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की क़यादत में कंसोर्शियम जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर्स, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। इस मामले में अहम पेशरफ्त हुई जब फौजी फर्टिलाइजर कौमी एयरलाइन की निजकारी की दौड़ से दस्तबरदार हो गई है और अब 3 ग्रुप्स मैदान में हैं। हुकाम के मुताबिक अगरचे फौजी फर्टिलाइजर इस मरहले पर बोली में हिस्सा नहीं ले रही, ताहम बाद में वो किसी कामयाब कंसोर्शियम में शामिल हो सकती है। इब्तदाई तौर पर PIA के 75% हिस्सा फरोख्त करने की पेशकश की जा रही है, ताहम इस लेन देन में एक ग्रीन शो ऑप्शन भी शामिल है।
जिसके तहत कामयाब बोली दहिंदा बाद में बाकी 25% हिस्सा भी खरीद सकेगा। यूं बिलाखिर एयरलाइन की 100% निजकारी की राह हमवार हो जाएगी। $2.5 अरब से जायद के मजमूई नुकसानात और माजी की नाकाम कोशिशों के बरक्स इस बार निजकारी का फ्रेमवर्क वाज़े तौर पर सरमायाकार दोस्त बनाया गया है। साबका कोशिशों में 60% हिस्सा की पेशकश, जुज़वी इंतजामी कंट्रोल, बोली की रकम का 15% कौमी खजाने में जाना, महदूद री इन्वेस्टमेंट और कंपनी के जिम्मे वाजिबात भी खरीदार के हिस्से में आना शामिल था। जबकि मौजूदा मंसूबे में 75% हिस्सा और 100% का ऑप्शन, मुकम्मल इंतजामी कंट्रोल, कौमी खजाने को बोली की रकम का 7.5%, 92.5% रकम की दोबारा PIA में सरमायाकारी और 654 अरब रुपए के कर्जों को होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल करने का इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने सनद की कायमा कमेटी बराए निजकारी को बताया कि बोली से हासिल होने वाली 92.5% रकम PIA की बहाली और बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि निजकारी के बाद भी एयरलाइन को अपने ऑपरेशंस को मुस्तहकम करने और तरक्की के लिए इजाफी 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि निजकारी में सिर्फ PIA के बुनियादी फ़िज़ाई कारोबार को शामिल किया है, जबकि न्यूयॉर्क में वाक़े रूजवेल्ट होटल जैसे असासे हुकूमत की मिल्कियत में ही रहेंगे और उन्हें ज्वाइंट वेंचर के तहत तरक्की दी जाएगी। खरीदार को जो प्रॉपर्टी मिलेगी उनमें एक कमर्शियल और दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और यूरोप की 4 रिहायशी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। उनके बकौल मौजूदा मुलाजमीन की भी पेंशन और तमाम कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी और जितने भी मुलाजमीन हैं उन्हें 12 माह तक नया बिडर नौकरी से नहीं निकाल सकेगा। वो कि हुकूमत इस निजकारी से मुतल्लिक मुलाजमीन को मुतमईन कर रही है, ताहम ये तसल्लियां बज़ाहिर तस्लीम नहीं की जा रही। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धरना दिया, जिनका मुतालबा है कि अगर निजकारी नागुज़ीर है तो मुलाजमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की भी यकीन दहानी करवाई जाए। यह भी हकीकत है कि PIA की कहानी मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं रही। रवा साल एक हौसला बख्श पेशरफ्त हुई जब सितंबर में कौमी एयरलाइन की मालियाती रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि 2025 की पहली छमाही में PIA को 11.5 अरब रुपए का मजमूई मुनाफा हुआ। मालियाती रिपोर्ट में कहा गया कि PIA की खालिस आमदनी बढ़कर 112 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जिसके नतीजे में 11.5 अरब रुपए का मजमूई मुनाफा और 10.83 अरब रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। गुज़िश्ता साल हुकूमत की जानिब से PIA के तकरीबन 80% पुराने कर्जे अपने जिम्मे लेने के बाद कंपनी के माली बोझ में नुमाया कमी आई थी। बरतानिया ने जुलाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर आयद 5 साल पाबंदी खत्म कर दी थी, जबकि यूरोपीय यूनियन भी गुज़िश्ता साल के आखिर में इसी तरह की पाबंदियां उठा चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया की पाबंदी की वजह से PIA को सालाना आमदनी में तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। अहम बात यह है कि PIA के 75% हिस्सा फरोख्त करने के साथ पेश किया गया बिजनेस प्लान खासा पुरअज़्म है। इंतजाम निजी शोबे के हवाले करने के बाद हुकूमत तवक्को रखती है कि आइंदा 4 वर्षों में एयरलाइन में तेजी से तब्दीली आएगी। मंसूबे के तहत काबिल परवाज तैयारों की तादाद मौजूदा 18 से बढ़ाकर 2029 तक 38 करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस वक्त PIA 30 शहरों को सर्विस फराहम कर रही है, जबकि निजकारी के बाद यह नेटवर्क बढ़कर 40 मुकामात तक फैलने की तवक्को है। खासतौर पर बरतानिया और यूरोप के माबेन बैनुल-अक़वामी रूट्स की बहाली के बाद इसके साथ ही हुकूमत ने यह शर्त भी रखी है कि 75% हिस्सा फरोख्त होने के बावजूद इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम और ब्रांडिंग बरकरार रखी जाएगी ताकि कौमी शनाख्त महफूज रहे। असल सवाल यही है कि आया निजकारी वाकई PIA को एक जदीद मुनाफा बख्श और मुसाबकती एयरलाइन बना सकेगी या ये फैसला महज IMF की शर्त पूरी करने तक महदूद रहेगा। इस पर मजीद बात करें, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि PIA की निजकारी बिलाखिर होने जा रही है। 3 कोशिशें पहले हो चुकी हैं, ज़ाहिर वो कामयाब नहीं हो सकी किसी भी वजह से। अब की मरतबा कॉन्फिडेंट है कि ये मरहला कामयाबी से जो है वो हो जाएगा? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। तो दोनों हमारे जो 3 बिडर्स हैं तीनों सीरियस हैं और स्पेशली जो 2 बिजनेस ग्रुप्स के कंसोर्टियम्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स इन द कंट्री। तो और पिछले को 4 माह से बड़ी ड्यू डिलिजेंस उन्होंने की, एक चीज़ देखी है और जो उन्होंने एडवाइजर्स अपॉइंट किए हैं वो ग्लोबली रिनाउंड एडवाइजर्स। तो उससे नज़र आता है कि बिडर्स सारे ही सीरियस हैं इंशाल्लाह। तो ये बताएगा कि क्या आपने फिर फ्लोर प्राइस रखी है? पिछली मरतबा तो था 85 बिलियन का था, जिसमें लाइबिलिटीज़ प्लस जो है उनकी तरफ से मिनिमम एक बोली थी। तो आपकी मतलब मिनिमम बोली फिर क्या आप कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्लोर प्राइस क्या है? फ्लोर प्राइस हम डिसाइड करेंगे ट्यूसडे को, जब हमें बिड्स मिल जाएंगी सील्ड एनवलप में। उसके बाद तो बिडर्स हमें बिड्स देंगे सील्ड एनवलप, हमें नहीं मालूम होगा उनकी क्या बिड्स हैं। उसके बाद हम फ्लोर प्राइस कैबिनेट कमेटी और हमारे बोर्ड से अप्रूव करवाएंगे ताकि वो लीक ना हो जाए। और उसके बाद हम मीडिया के सामने उनकी बिड्स खोलेंगे। तो ज़ाहिर है 85 बिलियन की अक्टूबर 2024 में रखी गई थी, उससे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, चूँकि अब तो PIA जो है वो मुनाफा बख्श भी है। पहली छमाही में तकरीबन 11.5 बिलियन का PIA ने मुनाफा कमाया है। UK और यूरोप के रूट्स भी खुल चुके हैं। तो
क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम ये मामला चला जाएगा? एक्चुअली ओवरऑल सिचुएशन देखना होगा कि कंपनी की पोजीशन आज की तारीख में क्या है कंपेयर टू एक साल जी। पहले। या आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसने प्रॉफिट किया है, लेकिन साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज़ भी पोजीशन चेंज हुई है। Yeah. हमने कुछ लाइबिलिटीज़ खुद ले ली हैं पीआई होल्डिंग कंपनी की, Yeah. कुछ में हमने पेमेंट प्लान दिया, तो पूरी होलिस्टिक पिक्चर देखनी होगी और जो बिजनेस प्लान की प्रोजेक्शन है उसको स्टडी करना होगा। तो ये एग्जैक्टली क्या होगी इसके ऊपर तो अभी कमेंट करना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है तकरीबन कोई 80 अरब की सरमायाकारी इसमें ख़रीदार ने करनी है जो भी PIA को बाय करेगा। कितने सालों में उसने ये सरमायाकारी करनी है, ये भी कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है अगले 5 सालों का, 4 से 5 सालों का, उसके अंदर उसने करनी है, लेकिन जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट होगी वो पहले 2 सालों में होगी। अच्छा। वही 80 अरब से ज़्यादा होगी। अच्छा, 80 अरब से ज़्यादा होगी। 80 अरब मिनिमम आपने कह रहे कि तकरीबन मिनिमम 80 बिलियन का टोटल रखा गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है वो हमारे हिसाब से तकरीबन 100 से 110 अरब की रिक्वायरमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। उसके अलावा ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन साथ साथ कंपनी कैश जनरेट भी कर रही होगी। तो खाली इस नंबर को देख के रिजर्व प्राइस से कोई इसका लिंक नहीं है, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट जो PI को रिवाइव करने के लिए तकरीबन 100 से 125 अरब की रिक्वायरमेंट है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप क्या कह रहे हैं कि तैयारी जो है उनकी खरीदारी में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? ज़्यादातर तैयारी जो लेनी है उसके अंदर ही होगी, और इसीलिए हमने जो ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर रखा है इस बार, लास्ट टाइम जो था जो बिड प्राइस थी उसका 85% कंपनी में जा रहा था और 15% गवर्नमेंट को मिल रहा था, और बाकी गवर्नमेंट के पास जो शेयर बच रहे थे। इस बार हम 75% की जो बिडिंग करवाएंगे उसका 92.5% कंपनी में जाएगा, गवर्नमेंट को 7.5% मिलेगा। लेकिन इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूँ, वो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था जी कि लोग कह रहे थे कि सिर्फ 7.5% गवर्नमेंट को मिलेगा। सिर्फ 7.5% नहीं मिलेगा, हमारे पास 25% शेयर भी हैं, और उसकी वैल्यू चूंकि इन्वेस्टमेंट के बाद कैलकुलेट होगी तो काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये 100% तक की बात भी तो हो रही है कि वो भी शेयर जो है वो बेचे जा सकते हैं इसके, वो किस कंडीशन पे होगा? वो अगर बिडर चाहे तो 100% ले सकता है, लेकिन जो 75% की बिड है उसका 7.5% हमें देगा, और उस 75% की बेस पर जो 25% की वैल्यू बनेगी उसके पैसे भी हमें वो देगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बिडर आके हमें भी पैसे दे बहुत 100% के और PI को रिवाइव करने की भी इन्वेस्टमेंट करे, तो फिर ये बिकेगी नहीं इस तरीके से। ऐसे ही है। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर नहीं होगा वो, बिल्कुल एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अहम मामला है वो ये भी है कि सरमायाकारी होनी है। तो ये तैयारी जो है ये क्या कह रहे हैं आप, 18 से कहाँ तक जाने चाहिए 5 साल के अंदर, क्या आपने उसमें प्रपोज? हमारी जो प्रोजेक्शन है अगले 4 सालों के अंदर ये तकरीबन 38 to 40 पे जाने चाहिए। 38 to 40 पे। और जो पैसेंजर्स हैं वो डबल होने चाहिए जो टोटल ट्रैवल करते हैं PI से। दैट्स आवर एस्टिमेट। अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपने कुछ लाइबिलिटीज़ मजीद जो है वो अपने खाते में भी आपने ज़रा लिए हैं, तकरीबन जो कुछ 66.6 अरब बनता है, जिसमें से कोई 33 बिलियन की कोई लाइबिलिटीज़ थी, कुछ 26.6 अरब के FBR के सेल्स टैक्स थे, फिर 7 बिलियन के जो है एविएशन के थे। तो इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 100 बिलियन से प्लस इसको छोड़ के वहाँ तक अगर आते हैं आपके पास, तो पिछली मरतबा जो थी उसमें तो ये लाइबिलिटी शामिल करके 85 अरब तक की बात हो रही थी। तो जब आपने ये भी अपने ज़िम्मे ले ली है तो ये कम नहीं है? 110 100 हमने ये सारी लाइबिलिटीज हमारे ज़िम्मे नहीं ली हैं। हमने इसमें से टोटल 33 बिलियन की लाइबिलिटीज़ ली हैं, लेकिन सामने एक 12 बिलियन का एसेट भी ले लिया। तो हमने नेट जो लाइबिलिटीज़ हमारे ज़िम्मे दी है वो 21 बिलियन की ली हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट टाइम जो नहीं हुई थी ये प्राइवेटाइजेशन, इसकी वजूहत जो थी उसमें से कुछ वजूहत ये थी कि अगर बिडर को बहुत सारी लाइबिलिटीज़ लेनी हैं तो फिर तो कोई भी नहीं लेगा इसको, बिकॉज नुकसान के लिए तो कोई बिजनेसमैन नहीं लेगा। तो हमने सिर्फ 21 अरब की लाइबिलिटीज नेट हमारे ऊपर ली, इससे ज़्यादा नहीं ली। तो दूसरा ये बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान को आएगा 7.25, वो भी आप कह रहे हैं कि बाकी इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर देंगे उसमें 92.5? नहीं, 92.5 जो बिडर देगा इन्वेस्ट कर देंगे, 7.25 आपके पास रहेगा। तो ये बताएं कि जब वो पैसे आप री इन्वेस्ट कर देंगे PIA के अंदर ही, तो जो PIACL की जो लाइबिलिटीज़ हैं तकरीबन 825 अरब की, वो फिर कहाँ से मैनेज होगा पैसा? जो बिडर जो बिड लगाएगा 75% की, उसका 92.5% कंपनी में जाएगा, 7.5% हमें आएगा और 25% की वैल्यू हमें आएगी। जो 850 की बिलियन जो लाइबिलिटीज आप बता रहे हैं, इसमें से 650 बिलियन की लाइबिलिटीज ऑलरेडी लास्ट ईयर PI होल्डिंग कंपनी में चली गई थी। तो आज की तारीख में जो PI की टोटल बैलेंस शीट साइज है एसेट्स और लाइबिलिटीज वो तकरीबन 200 अरब के आसपास है। वो जो होल्डिंग कंपनी के पास गई हैं लाइबिलिटीज, वो भी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के ही खाते में ज़रा आनी है ना, वो भी तो बेर हम नहीं करनी है ना। देखें ये 2024 वो फिर कैसे वो होंगी? 2024 के शुरू में ये हुआ था, PI के ऊपर 650 अरब की लाइबिलिटीज थी, तो तकरीबन अगर 15% भी मैं इंटरेस्ट रेट लूँ तो साल का 100 अरब का तो सूद बनता था। अब कौन लेगा एक कंपनी जिसमें 650 अरब की लाइबिलिटीज भी बोले? वो तो है, लेकिन ये पैसा जब आप कह रहे हैं कि जो आएगा वो री इन्वेस्ट ही किया जाएगा PI के अंदर, मेरा सवाल यह है कि जो
होल्डिंग कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ से फिर आप उन्हें करेंगे? होल्डिंग कंपनी के पास और एसेट्स उसके ऊपर भी तो ज़ाहिर हमें फिलहाल सूद देना ही पड़ रहा है ना फिर। होल्डिंग कंपनी देखिए, ये वो जो प्राइवेटाइजेशन आज हो रही है उसकी वजह ही ये है कि ये लाइबिलिटीज पीआई में एक्यूमुलेट हुई। ऐसे ही है। 650 अरब का नुकसानात हुए। पीआई एक ज़माने में साल का 50, 60, 70 अरब का नुकसान करती थी, जो कि आपके और मेरे टैक्स डॉलर से पेमेंट ऐसे ही होता, है। टैक्स रुपी से पेमेंट होता था। तो ये जो होल्डिंग कंपनी के पास लाइबिलिटी है, बट होल्डिंग कंपनी के पास एसेट्स भी हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, रूजवेल्ट होटल है, 1800 अरब के स्क्राइब है। तकरीबन ये हाँ, बन रहे हैं। तो होटल्स हैं उनके पास और एसेट्स हैं, प्लस इस एंटिटी का जो 7.5% है वो भी पीआई होल्डिंग कंपनी को जाएगा, और जो 25% की वैल्यू है वो भी उनको जाएगी। लेकिन ये जो तकरीबन 1800 अरब के जो एसेट्स हैं होल्डिंग कंपनी के, जिसमें रूजवेल्ट होटल भी है, बाकी एसेट्स भी हैं, उसका क्या होगा रूजवेल्ट का आगे के हवाले से आपने क्या सोचा उसके जो बारे में? रूजवेल्ट है उसके हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ रूजवेल्ट है, हाँ, बाकी वो एसेट्स तो नहीं है। दे नहीं रहे फिलहाल आप। और रूजवेल्ट के अंदर नहीं, हमने उसके अंदर जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको न्यूयॉर्क में किसी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट उस स्ट्रक्चर को गिरा के एक हाई राइज टावर उधर कंस्ट्रक्ट करेगी। दैट्स द प्लान। और वहाँ से टाइम भी एक दिया गया है कि तब तक अगर आप नहीं करते तो फिर इसे हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उस टाइमलाइन को मीट कर लेंगे? नहीं, ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये बात आती रहती है कि इसको हेरिटेज बिल्डिंग डिक्लेयर ना कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई ऐसी सीरियस चीज़ आज तक तो नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है कि इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी। इसमें कितने साल का प्लान आपके जहन में है जो आप कह रहे हैं कि इसे गिरा के नई वहाँ पे एक हमारे बनानी है हमने, तो ये कितने टाइम का है? देखिए, हमारे जो फ्रेंकली अगर इसको आप आज बेच दें प्लॉट को तो बिक सकता है, बहुत डिमांड है प्लॉट की, बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को जो पैसे स्ट्रेटेजिक मिलेंगे। डिमांड भी अमेरिका से आ चुकी हैं जी? इससे, नहीं, स्ट्रेटेजिक किस्म की डिमांड भी अमेरिका से आ चुकी है माजी में। डोनाल्ड ट्रंप भी गालिबन जो है वो इंटरेस्टेड थे इस प्लॉट को खरीदने में। जब से हमने देखना शुरू किया इसको, फ्रेंकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पिछले एतवार की बात हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें जो वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है, लेकिन उस प्राइस पे बेचना गवर्नमेंट के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि फिर हम सस्ते में बेच देंगे। बेहतर है कि इसको हम किसी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाएं, उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 4-5 साल का होगा। अच्छा, 4-5 साल का हो जाएगा। तो मुलाजमीन के वाले से कोई एहतजाज वगैरह भी सामने आ रहा है, पटिशन भी वो एक लेकर आए थे, आज दो वो एंटरटेन नहीं हुई थी, तो क्या किया जाएगा? 1 साल का तक का तो आपने कहा है कि आप मुलाजमीन को फारिग नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जिसने लेनी है वो अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। जो हमारी ऑलरेडी एयरक्राफ्ट टू फ्लीट जो वो काफ़ी ज़्यादा रेशो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जो नुकसान की वजह भी बनी है कि सियासी बुनियादों पर तो कर रही है, पीआईए के अंदर होती रही है। कैसे लेके चलेंगे इस मामले को? देखिए, पहली बात तो 1 साल तक तो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, पीआई में आज से 5 साल पहले तकरीबन 11,000 एम्प्लॉयज़ थे, आज 6,500 हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफिंग नहीं है, तो हमारा नहीं ख्याल कि बहुत लोगों को फायर किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनको निकाला भी जाएगा या जो लोग छोड़ेंगे, तो उन सब की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो पेंशन है, जो पर्क्स हैं, वो सारे के सारे उनको पे होंगे। तो गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और जो रिटायरीज़ हैं उन सब के तमाम राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं इसके अंदर। सही हो गया। तो ये पीआईए के बाद फिर कौन से मजीद इदारे जो हैं आपके जहन में है कि जिनकी निजकारी अभी अगले 1 साल के अंदर? हमारे पास ज़रूरी तरक्याती बैंक है, लेकिन जो मेन चैलेंज होगा या जो मेन काम होगा प्राइवेटाइजेशन ये इसके बाद एक आपका एक सफ़र शुरू हो जाएगा ना। काफ़ी टाइम से मामला रुका हुआ था निजकारी का, और पीआईए ही सबसे बड़ी एक रुकावट बनी हुई थी कि यहाँ से एक इम्पेटस मिले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिर वो आगे बढ़े। तो ये अगर हो जाता है तो आपके लिए आगे भी काम आसान हो जाएगा, मजीद इदारों की निजकारी का भी। लंबी लिस्ट आपके पास, तकरीबन 26 इदारे मजीद है जो कि आपने करने हैं, जिनकी निजकारी आपने करनी है। जी बिल्कुल, आसान भी होगा। और सेकेंडली, जो डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस होंगी, जो चैलेंज है मुल्क के लिए जिसको बेचना है हमें, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उससे गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है, मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। साल का हम पावर सेक्टर के अंदर तकरीबन 600 अरब का नुकसान करते हैं। टोटल तो हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ 900 अरब की हैं, लेकिन बाकी पॉलिसी मेजर्स की वजह से तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और सेकेंडली पीआई के साथ साथ जो 3 एयरपोर्ट्स हैं उनको हमें लॉन्ग टर्म कंसेशन पे प्राइवेट सेक्टर को देना है। तो ये 2 बड़े काम हैं। इसके अलावा स्टेट लाइफ है, बैंकें हैं, और भी चीज़ें। ये बताइएगा कि क्या आप समझ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से, इन जो आप निजकारी प्लान कर रहे हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आप देख रहे हैं, या लोकल्स जिस तरह पीआईए के अंदर आए हैं लोकल्स ही आए, बाहर से कोई नहीं आया, उसमें भी आप देख रहे हैं क्योंकि बाहर से आएंगे? सर, फर्स्ट वुमेन बैंक तो फ्रैंकली एक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं लिए, शेख कानून छोटी इन्वेस्टमेंट। पीआई के बाद जो बाकी होंगे, मेरा अपना ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला कुछ डिस्कोर्स के अंदर हम कुछ फॉरेन इंटरेस्ट देखेंगे। एयरपोर्ट से कंसेशन में फॉरेन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि लोकल्स आई थिंक विल स्टिल डोमिनेट, लेकिन कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप पीआईए की बात भी करते हैं ना कि यहाँ तो हमने लोकल्स को ही दी है, उनके साथ मामला, फिर भी कल को अगर कोई ऊंच नीच होती है तो हम उन्हें किसी हद तक कंट्रोल कर भी सकते हैं, चीज़ों को देख भी सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर जब आते हैं तो जिस तरह से इत्तलात की एग्जाम्पल है, तकरीबन $800 मिलियन की उन्होंने सरमायाकारी करनी थी, लेकिन फिर वो आज तक हम देख ही रहे हैं कि चीज़ें उसमें उस तरह से नहीं हो पाई थी जो उस वक्त मुआहिदा हुआ था उनके साथ।
तो ये भी एक वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है PIA के मामले में उस तरफ नहीं जाया गया। नहीं, देखिए, हमने तो अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें लोकल फॉरेन सब के लिए ओपन रखा है, लेकिन फ्रैंकली मेरा अपना ख्याल है कि एज अ कंट्री वी हैव टू सी कि हम कौन से बिजनेस हैं जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बिकॉज अगर हर कंपनी में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया तो कल को ये डिविडेंड पेमेंट वगैरह भी बाहर जानी होती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी या नो हाउ की ज़रूरत नहीं, तो उसमें शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में तमाम सेक्टर्स के अंदर जो हमारा एक लव अफेयर चल रहा है, आई थिंक वी नीड टू लुक एट इट कि कौन से सेक्टर्स में वी प्रमोट इट एंड कौन से सेक्टर्स में वी प्रमोट लोकल। तो 2026 में क्या आपने टारगेट सोचा हुआ है कि कितने इदारों की निजकारी मजीद आप कर चुके होंगे? मेरा ख्याल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके अंदर इंशाल्लाह हम 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 9 का टोटल प्लान है। टोटल 9 है, उसके ऊपर से हमने 5 पे काम शुरू कर दिया है, हैदराबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, और इंशाल्लाह 3 से 4 लाने चाहो तो ये हो जाएंगी। ज़रिए तरक्याती बैंक हो जानी चाहिए, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए, और साथ साथ एयरपोर्ट्स के अंदर हम होपिंग कि एक एयरपोर्ट तो हो जाए। कराची और लाहौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक आध एयरपोर्ट हो जाए, तो हम लुकिंग एट लाइक 6 to 8 ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की, जिनका कहना है कि PIA की निजकारी का अमल 23 दिसंबर को हर सूरत में मुकम्मल हो जाएगा कामयाबी के साथ, और मज़ीद 6 से 8 इदारों की निजकारी अगले 1 साल में कर ली जाएगी। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के बारे से बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी, सरहद पार मुदाखलत और रियासी सरपरस्ती में तशद्दुद के इल्जामात के तनाजुर में पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी, सिफारती और नजरियाती पोजीशन को एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। भारत हो या भारतीय मां पर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाले अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि उनसे ताल्लुकात सिफारती से ज्यादा सिक्योरिटी और अस्करी तनाजुर में देखे जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह किया है कि उन्हें पाकिस्तान और फितना अल ख्वारिज में से किसी एक को चुनना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुदीर ने कहा है कि अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुदीर ने कहा कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है, और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक फील्ड मार्शल का बयान एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब इबहाम की पॉलिसी तर्क कर चुका है। यह इस बात की निशानदेही है कि मुस्तकबिल में पाक अफगान ताल्लुकात का दारोमदार सिक्योरिटी ताउन पर होगा, मैं सिफारती बयानात पर नहीं। जहां पाकिस्तान अफगान तालिबान की दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करने की हिकमत अमली बेनकाब कर रहा है, वहां अफगानिस्तान को इस राह पर गामजन करने वाले इंडिया की भी रियासी दहशतगर्दी की पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने आया हो रही है। भारत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है, और भारतीय रियासती दहशतगर्दी अब पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया है। भारतीय फौज के एक साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दी, जबकि एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की खुली धमकी दी है। पाकिस्तान इससे कबल भी शवाहिद के साथ आलमी सतह पर भारत की रियासी दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारत की हमसाया ममालिक में मुदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्पनाही ने पूरे खित्ते को तसादम के दहाने पर ला खड़ा किया है। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की हिंदुत्व सोच के जेर असर पुरतशद्दद तोसी पसंदाना अजाइम न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हो चुकी है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय इंटेलिजेंस से मुंसलिक एहलकारों को जासूसी सरगर्मियों के इल्जाम में मुल्क बदर किया था, जबकि इससे कबल कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भी भारतीय खुफिया इदारों के मुलव्वस होने के इल्जामात सामने आए।
साबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भारतीय सिफारती एहलकारों और शरपसंद अनासर के दरमियान रवाबित को बेनकाब कर चुके हैं। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कई माह तक कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे, जबकि अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश में एक भारतीय शहरी गिरफ्तार भी हो चुका है। श्रीलंका में भी भारत दहाइयों तक तामिल दहशतगर्दों की हिमायत करता रहा, जिसके नतीजे में वहां बदतरीन खाना जंगी ने जन्म लिया। माहिरीन के मुताबिक खुद भारत के शहरी बिलखसूस अकलियतें भी रियासती दहशतगर्दी से महफूज नहीं। मणिपुर में मसीही अकलियत, कश्मीर में मुसलमान और पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, ये सब ऐसे वाकयात हैं जिन्हें नाकदीन भारत की रियासती पॉलिसियों का तसलसल करार देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की एक वाज़ेह मिसाल है और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम भारत की रियासती दहशतगर्दी का संजीदगी से नोटिस लें। उसी भारत की बात करें कि जिसने क्रिकेट जैसे खेल को सियासत ज़दा किया और हालिया एशिया कप में कामयाबी के बाद गरूर में डूबे भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी इसलिए वसूल ना की कि वो पाकिस्तानी हैं। आज उसी भारत का गरूर पाकिस्तानी अंडर 19 खिलाड़ियों ने खाक में मिला दिया और एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी नौजवान बैटर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फास्ट बॉलर अली रजा की 4 विकेटों ने भी पाकिस्तानी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। आज की इन नौजवानों की परफॉर्मेंस को देखकर ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल काफी रोशन है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।